हे वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है बीटेक पे। आज के इस वीडियो में हम एपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है और उसके एक्सट्रिंसिक पाथवे पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या आप उसे वीडियो के एंड में भी चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस इनिशिएट कैसे होता है जब सेल के सर्वाइवल फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। सर्वाइवल फैक्टर्स जो होते हैं वो सेल के सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे ट्रॉपिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर सेल में ट्रॉपिक फैक्टर्स प्रेजेंट है तो एपोप्टोसिस इनिशिएट कैसे नहीं होता, और जब ट्रॉपिक फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते तो ये एपोप्टोसिस इनिशिएट कैसे होता है। तो स्क्रीन पे आप डायग्राम पे अगर ध्यान दें, ये रेड कलर से मैंने ट्रॉपिक फैक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो जब ट्रॉपिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके सरफेस पे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल है BCL2, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी मुझे ध्यान नहीं है, आप गूगल करके इसे देख सकते हैं कि BCL2 का फुल फॉर्म क्या है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सरफेस पे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को इनिशिएट होने नहीं देते। आप अगर यहाँ पे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का एपोप्टोसिस में रोल हम पढ़ें तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एपोप्टोसिस में रोल प्ले कर रहा है। तो अभी आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एपोप्टोसिस में। तो ये तो है फर्स्ट केस। इस केस में सेल एपोप्टोसिस इनिशिएट नहीं करता और सेल सर्वाइव करता रहता है। सेकंड केस है, मान लीजिए ट्रॉपिक फैक्टर्स जो हैं या सर्वाइवल फैक्टर्स हैं वो एब्सेंट है। इस केस में क्या होता है, जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं उसके साथ साथ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे बैक्स का, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा है। जो पर्पल है वो तो आप जानते ही हैं, वो है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ये BCL2। और जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो है बैक्स। ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स ही हैं जो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करते हैं, मतलब इनिशिएट करते हैं। तो ये जो बैग्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कैल्शियम स्टोरेज रिज़र्व होता है वो खुल जाता है और कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है। एक और चीज़ जो ये बैग्स करता है वो होता है साइटोक्रोम C का रिलीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से साइटोक्रोम C बनाया है। तो ये जो बैग्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C को रिलीज़ करवा देता है। साइटोक्रोम C का रोल आपने ETC में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो एपोप्टोसिस में भी इसका एक रोल है। तो साइटोक्रोम C क्या करता है, साइटोक्रोम C एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और एक कैस्पेस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। उस कैस्पेस को हम कहते हैं कैस्पेस 9। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा, जो साइटोक्रोम C है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे मैंने APAF1 अडेप्टर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है। APAF की फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है। साइटोक्रोम C अडेप्टर मॉलिक्यूल के साथ और प्रोकैस्पेस 9 के साथ, जिसे इनिशिएटर कैस्पेस भी कहा जाता है, उसके साथ बाइंड करता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे कहते हैं एपोप्टोसोम, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इनिशिएटर कैस्पेस है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अडेप्टर जो है वो ये रहा और ये रहा, और ये दो सर्कल हैं वो है साइटोक्रोम C। इसके साथ बाइंड करके इसने बना दिया है एपोप्टोसोम। आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जो इनिशिएटर कैस्पेस है वो है प्रोकैस्पेस 9, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे था उसमें था हमारा प्रोकैस्पेस 8। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एपोप्टोसोम है वो प्रोकैस्पेस 9 को कैस्पेस 9 में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैस्पेस 9 से यहाँ से ये कैस्पेस 9 में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो अब इनिशिएटर कैस्पेस है वो हमारे एग्जीक्यूशनर कैस्पेस या कैस्पेस 3 को एक्टिवेट कराता है। प्रोकैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में एक्टिवेट कराता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो कैस्पेस 3 था वही एपोप्टोसिस में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी पढ़ा था कि कैस्पेस 3 ही फाइनली एपोप्टोसिस को इनिशिएट कराता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है एपोप्टोसिस एक्टिवेटेड।
तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो कैस्पेस 3 है वो प्रोटीएस और डीएनएस एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है, जिसकी वजह से सेल में एपोप्टोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने आपको एपोप्टोसिस की पहली वाली वीडियो में बताया था कि क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, उसके बाद ब्लैबिंग होती है और फिर फेगोसाइटोसिस से सेल रिमूव हो जाता है। वो प्रोसेस ये कैस्पेस 3 एक्टिवेट करा देता है और एपोप्टोसिस से हमारा सेल है उसकी डेथ हो जाती है। एक और रीज़न जिसकी वजह से एपोप्टोसिस इनिशिएट होता है वो होता है डीएनए डैमेज, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। तो जब डीएनए डैमेज हो जाता है किसी भी सेल में और सेल उसे ठीक नहीं कर पाता है, तो एक P53 प्रोटीन है जो अपनी एक्टिविटी से प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा देता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जो P53 प्रोटीन है वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा देता है, जिसकी वजह से हमारा एपोप्टोसिस इनिशिएट हो सकता है। तो ये एक और एग्जांपल है जो आप समझ सकते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। फिर उसके बाद यही बैक्स प्रोटीन जो है हमारा प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, वो साइटोक्रोम 3 को रिलीज़ करके फिर से ये प्रोसेस डीएनए डैमेज से ऐसे एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ से आप दो एग्जांपल समझ सकते हैं, एक तो हमारा ट्रॉपिक फैक्टर का था और एक डीएनए डैमेज का। देखते रहिए बीटेक।